दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ नील में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है दोस्तों वो क्या होती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दोस्तों बहुत टफ होता है, आपने देखा भी होगा नोटिफिकेशन के अंदर। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में दोस्तों होती क्या है, इसको थोड़ा सा ईजी करके बताने वाला हूं मैं। दोस्तों आपने अगर पटवारी एग्जाम की बात की जाए तो पटवारी मध्य प्रदेश पटवारी 2023 की जो एग्जाम की बात की जाए तो आपने अभी तक एग्जाम आपका हो गया होगा और आपके मार्क्स अगर उसमें कम भी आए हैं तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हो सकता है कि आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ जाए नॉर्मलाइजेशन के अंदर। तो दोस्तों आज यही बात करने वाले हैं कि सबसे आसान भाषा में, यूट्यूब पर कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, सबसे आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। और मैं सबसे आसान इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई, ये फॉर्मूला है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं बताने वाला हूं कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। और एग्जांपल भी लूंगा मैं ताकि आपको समझ में आए कि अगर आपकी शिफ्ट जो है वो टफ थी तो आपके नंबर कितने बढ़ने वाले हैं, तो आपके कुल मार्क्स कितने हो जाएंगे, इसके बारे में भी आप मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो आपको यहां पर दिख जाएगा दोस्तों कि सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके मैं इस हिसाब से लिख लेता हूँ कि m इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन में c माइनस डी। ये हो जाएगा दोस्तों ब्रैकेट में x माइनस डी और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा प्लस का b। यानी कि दोस्तों मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो mtg लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, इसको मैंने लिख दिया a, यानी कि इसको मैंने लिख दिया a। mgq इसको लिख दिया मैंने b, इसे लिखा है मैंने C और ये लिखा है मैंने D, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख ही रहा है। फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो दोस्तों वैल्यू लिखी हुई है MIJ माइनस MIQ, मतलब MIJ क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों ये वाली वैल्यू, इज द एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन बाय द ith कैंडिडेट इन ith शिफ्ट में, मतलब jth कैंडिडेट इन ith शिफ्ट में। मतलब आपकी शिफ्ट में आपने खुद ने कितने अंक प्राप्त किए हैं उसे मैंने लिख दिया यहाँ पर x। तो यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो x बराबर हो जाएगा आपके खुद के अंक जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दिए होंगे। पटवारी एग्जाम की बात करता हूं तो आपकी खुद के कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिए होंगे, 200 का पेपर था दोस्तों, तो 200 में से आप कितने नंबर लेके आए होंगे इसके बारे में बात करते हैं। 200 में से आप कितने अंक लेके आए होंगे, ये आपके हो गए x। ठीक है, मैं सबको एग्जाम्पल से भी बताऊंगा कि मान ले आपका इतना नंबर आए हैं तो फिर वो आगे की प्रोसेस क्या होगी उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों a की वैल्यू लिखते हैं तो a क्या दिया हुआ है, a इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट्स कंसीडरिंग ऑल सेशंस, मतलब सभी शिफ्ट के अभ्यर्थियों में से टॉप 0.1% अभ्यर्थियों के औसत अंक। मैं यहाँ पर हिंदी में अगर लिखूं दोस्तों तो सभी शिफ्ट के अभ्यर्थियों में से जो टॉप 0.1% अभ्यर्थी थे जिन्होंने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, उनके प्राप्तांकों के औसत अंक, उनके प्राप्तांकों के औसत अंक ये हो जाएंगे। क्लियर है। अगर दोस्तों मैं बी की बात करूं तो बी इज द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन द पेपर कंसीडरिंग ऑल सेशंस, मतलब सभी शिफ्ट में, यहां पर भी सभी शिफ्ट की बात हो रही है, जितनी भी शिफ्ट हुई है सभी शिफ्ट का मतलब दोस्तों इतना सा है कि मान लो 1 महीने तक पेपर चले हैं, मान लो 30 दिन तक एग्जाम हुए हैं और एक दिन में 2 शिफ्ट हुई है, तो कुल कितनी शिफ्ट हो गई, 60 शिफ्ट हो गई। तो 60 शिफ्ट के टॉप 0.1% अभ्यर्थियों को मिलाकर उनके प्राप्तांकों के औसत कितना है वो ए हो जाएगा। बी हो जाएगा दोस्तों सभी शिफ्ट में जो जितने भी कैंडिडेट थे, सभी शिफ्ट में मान लो 5 लाख कैंडिडेट थे तो 5 लाख कैंडिडेट के औसत अंक प्लस उसके साथ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन को आपको जोड़ देना है। मानक विचलन दोस्तों आप जानते हैं मैथ्स के अंदर आपने अगर पढ़ा होगा तो मानक विचलन बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब जो विचलन होता है उसका स्क्वायर रूट होता है। इसकी वैल्यू दोस्तों मानक विचलन की बहुत कम होती है क्योंकि स्क्वायर रूट के बाद वैल्यू आती है, तो ये वैल्यू क्या होती है दोस्तों बहुत कम होती है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इससे, लेकिन फिर भी ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का फॉर्मूला है तो यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा। सी की बात करूं दोस्तों तो सी इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट इन द ith सेशन। ith सेशन मतलब दोस्तों आपकी खुद के सेशन की बात हो रही है, मतलब आपकी शिफ्ट को एग्जाम, मान लो आपका 12 तारीख को सुबह वाली शिफ्ट का एग्जाम था तो 12 तारीख को सुबह वाली शिफ्ट में आपकी जो शिफ्ट थी केवल उसी की बात हो रही है, उसके जो टॉप आपकी शिफ्ट में, यहां पर मैं लिख देता हूं दोस्तों यहां इसको हटाकर ताकि आपको अच्छे समझ में आया है, मतलब आपकी शिफ्ट में जो टॉपर है, मतलब टॉप 0.1% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर सबसे ज्यादा जो आए हैं वो टॉप 0.1% स्टूडेंट के औसत अंक यहां पर आपको सी की वैल्यू है।
और अगर मैं डी की वैल्यू बात करूं तो दोस्तों आपकी शिफ्ट में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक, आपकी शिफ्ट के सभी विद्यार्थियों के औसत अंक प्लस उनके मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन का योग आपको यहां पर सम आपको करना है। दोस्तों अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लो आपकी शिफ्ट का पेपर टफ था, मैं ये मान के चलता हूं कि आपकी शिफ्ट का पेपर टफ था और आपके जो नंबर आए हैं दोस्तों वो मात्र 120 नंबर आए हैं। आपकी शिफ्ट में आपके कितने नंबर आए हैं दोस्तों? 120 नंबर आए हैं। मैं यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लिख लेता हूँ? 120। यानी कि मैंने यहाँ पर दोस्तों, मैं अगर आपको यहाँ पर बताना चाहूँ तो यहाँ मैंने लिख दिया है 120, यहाँ लिख देता हूँ मैं 120। x की वैल्यू कितनी हो गई? 120। अगर दोस्तों मैं बात करूं a की, तो यहाँ पर a की वैल्यू दोस्तों, a क्या है? सभी शिफ्ट के टॉप 0.1% के प्राप्तांकों के औसत अंक। मान लो अगर आपकी शिफ्ट टफ थी दोस्तों, तो जो टॉप स्टूडेंट रहे होंगे सभी शिफ्ट के मिलाकर, उनके तो अंक आपसे ज्यादा ही होंगे या आपकी शिफ्ट के औसत अंकों से भी ज्यादा होंगे। तो मैं a को मान लेता हूं दोस्तों 160 अंक मान लेता हूं। मैंने a को मान लिया 160 अंक, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 160। b के अंक दोस्तों, b क्या है? सभी शिफ्ट में औसत अंक, सभी शिफ्ट के औसत अंक प्लस मानक विचलन। तो दोस्तों अगर टॉपर के अंक 160 आए हैं टॉप 0.1% के, तो सभी शिफ्टों में मिलाकर जो एवरेज है वो तो और कम आया होगा, बहुत कम आया होगा। तो मैं मान लेता हूं 80 है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो सारी शिफ्ट हैं उनको मिलाकर प्लस उनके मानक विचलन का औसत और मानक विचलन दोनों को जोड़ दें तो 80 नंबर आते हैं। क्योंकि पटवारी की एग्जाम में नंबर दोस्तों आपको पता है कि 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इसी टाइप से नंबर आ रहे हैं, बहुत कम कम नंबर आ रहे हैं, टॉप नंबर बहुत कम जनों के आ रहे हैं। तो सी की बात करूं दोस्तों, तो सी क्या है? आपकी शिफ्ट के टॉप 0.1% के औसत अंक हैं। तो दोस्तों आपकी शिफ्ट तो टफ थी, आपकी शिफ्ट अगर टफ थी तो टॉपर के अंक भी कम होंगे। अगर सभी शिफ्टों के मिलाकर 160 आए हैं दोस्तों, तो आपकी शिफ्ट में टॉपर के तो और कम आए होंगे। तो मैं मान लेता हूं 145 अंक आपकी शिफ्ट के टॉपर के टॉप 0.1% के थे। और आपकी शिफ्ट के सभी के औसत अंक प्लस मानक विचलन, दोस्तों सभी शिफ्टों के और मानक विचलन और औसत अंक जोड़कर 80 आ रहे हैं, तो आपकी शिफ्ट में तो और कम आएंगे। और मैं इसको कितना मान लेता हूं दोस्तों? मैं मान लेता हूं इसको 70, यानी कि मैंने इसको मान लिया है 70 नंबर, डी की वैल्यू मान ली। तो दोस्तों अब थोड़ा सा ध्यान देना आप, मैं यहां पर इंक का कलर चेंज कर लेता हूं। तो आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, यहां पर मान लो दोस्तों एम क्या है? नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके फाइनल अंक कितने होने वाले? ये हैं दोस्तों फाइनल अंक, ठीक है। ए की वैल्यू दोस्तों आपको पता है अपन ने कितनी रखी है? ए की वैल्यू 120 रखी है, तो मैं यहां रख देता हूं ए की वैल्यू 120। माइनस बी की वैल्यू अपन ने 60 रखी है, तो मैंने यहां लिख दिया दोस्तों 60। सी की वैल्यू रखी है हमने 80, तो सी की वैल्यू में रख देता हूं यहां पर 80। माइनस डी की वैल्यू, सॉरी दोस्तों यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं। या देखते दोस्तों एक बार, एम दोस्तों है आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स, मतलब आपका जो फाइनल स्कोर है वो है। ए की वैल्यू कितनी है? ए है दोस्तों यहां पर 160, तो मैंने यहां पर लिख दिया ए 160। माइनस बी की वैल्यू है दोस्तों 80, तो मैंने यहां पर बी लिख दिया 80। सी की वैल्यू है दोस्तों यहां पर आपके पास 145, तो मैंने यहां लिख दिया 145। और डी की वैल्यू है 70, तो मैंने यहां लिख दिया डी की वैल्यू 70। अब एक्स दोस्तों अपन ने 120 माना था, मतलब आपके खुद के पर्सनल स्कोर जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाया था वो था 120, तो मैंने यहां लिख दिया 120। माइनस डी की वैल्यू दोस्तों यहां पर 70 है, देख लीजिए, तो यहां पर मैंने 70 लिख लिया, प्लस बी की वैल्यू जो 80 थी उसको मैंने यहां पर लिख लिया। अगर इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, तो 160 में से आप 80 माइनस करते हैं तो 80 आ जाएगा। 145 में से आप 70 माइनस करते हैं तो 40, 30, 70, 5, 75 हो जाएगा। प्लस दोस्तों यहां पर 120 माइनस 70 करोगे तो कितना हो जाएगा? 50 आ जाएगा, प्लस 80 आ जाएगा आपके पास। अगर इस इक्वेशन को आप सोल्व करते हैं तो 25 से 3 बार 75, 25 से 2 बार 50 हो जाएगा। 8 दूना 16, मतलब 160 बटे में 3 प्लस 80 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 3, 5, 15, फिर 10, मतलब 3, 3, 9.3, मतलब यहां पर हो जाएंगे दोस्तों 53.3 प्लस 80, ये नंबर आपके आने वाले हैं। अगर आप इस सबको जोड़ोगे दोस्तों तो 8, 5, 13, मतलब 133.3 अंक आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद के अंक हैं, नॉर्मलाइज के बाद के अंक हैं।
मतलब आपके फाइनल अंक हैं। और अगर बात की जाए शुरुआत की, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके नंबर बताए थे 120, यानी कि 120 नंबर आपके प्रारंभ में थे और वर्तमान में आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के कितने हो गए 133.3। मतलब आपके लगभग बात करूं मैं दोस्तों तो 13.5 नंबर आपके जो बढ़े हैं वो किस वजह से बढ़े हैं कि आपकी शिफ्ट का जो पेपर था वो दोस्तों थोड़ा सा टफ था, इस वजह से आपके नंबर बढ़ गए हैं। तो दोस्तों आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी शिफ्ट का पेपर टफ होता है तो आपको आपके नंबर थोड़े से बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर इस जो है वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो स्टडी विथ नील यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आपको इस टाइप सी बहुत सारी पीडीएफ और साथ ही स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिलने वाला है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर नील_4n166 पर आप मुझे आसानी से पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।